नमस्कार, जेके न्यूज 24.com में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं आमीन खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज 24। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो का खास मेहमान है रावगढ़ की एक जानी मानी हस्ती असलम शेर खान, जो किसी जमाने में कांग्रेस की पहचान हुआ करते थे, आज भाजपा की। जी पहले तो खान साहब हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जानना चाहेंगे आपसे पहले आपकी पहचान कांग्रेस से हुआ करती थी, अब भाजपा में है, क्या वजह रही जो आपने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा को ज्वाइन किया? क्या है मामला? वजह ये रही कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी शिवराज सिंह जी की, उसमें रावगढ़ कब्रिस्तान की दुकानों पे आंच भी नहीं आई और ना नोटिस मिला। 15 महीने की हमारी कमलनाथ की सरकार आई, उसने 15 जो है रावगढ़ कब्रिस्तान की दुकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। बहाना कोर्ट का लगाया गया और तमाम चीजें आई। तो ये सब चीजें देखने में आई, छल कपट जो है, लोग कहते थे साहब बीजेपी करती है भेदभाव, यहाँ तो कांग्रेस जो मसीहा बनी है हमारी, वो उसी की सरकार में दुकानें नष्ट नाबूद हो गई। तो बड़ा वो तकलीफ हुई इन चीज़ों से, इसलिए फिर हम ये निर्णय लिया अपने मित्रों से सबसे पूछकर कि भारतीय जनता पार्टी में जो है जाया जाए। आज बीजेपी में काम कर रहे हैं। जी जैसा कि हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, आपके वरिष्ठ नेता कौन हैं? मेरे वरिष्ठ नेता तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो रावगढ़ से विधायक चुनाव हारे हैं, हिरेन सिंह बंटी बनारी मेरे नेता हैं। और उनका जो स्वभाव है वो मुझे अभी तक किसी नेता में देखने को नहीं मिलता है। गुड नेचर व्यक्ति हैं और उनके साथ हैं और जब तक साथ रहेगा, मालिक चाहेगा जब तक साथ कदम से कदम मिला के उनके साथ रहेंगे। जी जब से आपने भाजपा ज्वाइन की है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप भाजपा में रहकर? क्या मुस्लिमों का इसमें प्रमोशन की कुछ उम्मीद दिखती है क्या? भाजपा में रह के मुस्लिमों की बात नहीं है, या समान कॉमन बात है कि सभी धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहकर राष्ट्र हित की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसमें विशेषकर मुस्लिमों की बात करना अचंभित है। ये सही नहीं है कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बात की चीज है। लेकिन अभी मुस्लिमों के साथ का मामला आ रहा है, तमाम शासन की योजनाएं सब एक साथ सब समाज को मिल रही हैं और मुस्लिम समाज को भी मिलता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के सभी समाजों को सारी कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिल रहा है और यही चाहते हैं। योजनाओं तक बात सीमित नहीं रहती, हम बात कर रहे हैं राजनीति में जो अपना दिलचस्पी रखते हैं और जो जन सेवक बनना चाहते हैं, जन सेवक की दिलचस्पी रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। कांग्रेस में भी रहकर जो कुछ लोग अपनी इंटरेस्टिंग बातें जो रहती है मुस्लिम संरक्षण को लेकर, तो 25% का जो उल्लेख किया जाता है दोनों पार्टी की ओर से, लेकिन 25% का आरक्षण कहीं देखने को नहीं मिलता। क्योंकि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की सूची घोषित करी थी, उसमें भी देखा, कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने भी जिला अध्यक्षों की सूची घोषित करी, उसमें भी देखा कि 25% का आरक्षण उसमें देखने को मिला आपको कहीं? नहीं, 25% आरक्षण की बात नहीं है। अब ये कहावत और कहना अलग हो जाता है, यह संगठन को चलाना अलग बात है। और यहाँ बात करें हम कि कांग्रेस के अंदर भी ये चीज़ की विडंबना रही है, और इस बात को कहने में मुझे अचंभित नहीं में रहा कि रावगढ़ जैसी जगह में, यहाँ हमारे राजा साहब की नगरी है, उस रावगढ़ जैसी नगर में मुस्लिम अल्पसंख्यक जो है वो कभी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो भारतीय जनता पार्टी से तो अभी उम्मीद करना बेईमानी है। जी अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो आपके बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से, क्या अभी भी आपके टर्म्स हैं या नहीं? देखिए, राजा साहब माननीय दिग्विजय सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध जो मेरे पिता के थे
वो सदा उनसे रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी एक अलग जगह है, उनका जो जगह है, स्थान है, वो मेरे लिए पितातुल्य है। उनसे मेरा रिश्ता जो है पितातुल्य का है। जी असलम शेर खान जी, हम बात करें मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की, तो वक्फ बोर्ड में जो अभी ये देखने मारा, जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग जिनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसकी क्या आवाज उठा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड किसी के अब्बा की वक्फ होती नहीं है और कोई किसी की चीज नहीं है। ये वक्फ है, अल्लाह की संपत्ति है। हम सवाल ऐसे हमें उठाना चाहिए, मुद्दे हमें जिनाइन ऐसे उठाना चाहिए कि जिनसे हमारे मुस्लिमों का विकास हो सके, वो वक्फ संपत्तियों का मतलब उनका संरक्षण सही से हो सके। लेकिन होता कुछ और है। जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं, जिन पे एफआईआर हो रही हैं, वो गलत तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, गलत तरीके से बात मतलब लोगों को उकसाकर मैनेजमेंट कर, इसलिए उन पर एफआईआर का मजबूरी है। किसी व्यक्ति को आप उकसाओगे तो वो आपके खिलाफ क्या करेगा? उसका कारण ये, इनके एफआईआर में जो मुद्दे आ रहे हैं अभी, उससे ये व्यतीत होता है कि जो लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश है, एक वो अंकुश लगाने का प्रयत्न सनम पटेल जी ने किया है। लेकिन मैंने तो सनवर पटेल जी का नाम नहीं लिया। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो भी वक्फ के खिलाफ बोलता है, पारदर्शिता के लिए पहल करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथ ही अगर हम बात करें, वक्फ की संपत्ति क्या अभी सुरक्षित है या नहीं? वक्फ की संपत्ति तो सुरक्षित में मामला यहाँ तक है, वो आम मुसलमानों का काम है ये, कि उनको ये देखना पड़ेगा, मात्र कमेटी तक सीमित ना रहे वो, कि कमेटी ये काम करेगी। ये आम जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कब्रिस्तान में आम मुसलमान जाता है, वो उस सबको हिफाजत करने का इसमें बीड़ा है। कमेटी सिर्फ संचालन तक सीमित है। और हम ये कहें, सुरक्षित वाली बात आ रही है कि हमारा जो पिछले वर्षों से जब चला आ रहा है वक्फ बोर्ड या वक्फ संपत्तियों के निगरान जो लोग हैं, उन्होंने कितनी देखरेख की है, उसका आकलन किया जाना चाहिए। आज की स्थिति में हम बीजेपी को कोस रहे हैं कि साहब बीजेपी आने से असुरक्षित हो जाएगी वक्फ संपत्ति। क्या बीजेपी अपने नेताओं के नाम पे वक्फ संपत्ति कर रही है क्या? बीजेपी को ये सोचना हमें ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने वक्फ बिल लेकर आई है, तो वो किस कारण से लेके आई है? क्योंकि गलती तो हमारी है, जो हमारे रहबर है, लीडरान है, उन्होंने करोड़ों अरबों वक्फ की संपत्तियों को लूट खरोच रख रहा है। आज उससे बचने के लिए वो नेता तो अपनी रोटी सेक रहे हैं और मुद्दा उठा के अपना काम कर रहे हैं कि वक्फ जो संपत्ति है उसको सुरक्षित कैसे हो। आज मैं ये जानता हूं कि वक्फ की संपत्ति को सुरक्षित करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर मुस्लिम जो अपने आप को वक्फ का, अल्लाह की संपत्ति को अपना मानता है, उसकी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुरक्षित तो है, लेकिन खिलवाड़ कौन कर रहा है उसके साथ? खिलवाड़ भी हम ही लोग कर रहे हैं। तो खिलवाड़ से बचना पड़ेगा, अपने आप सुरक्षित हो जाएगी संपत्ति। जब तक खिलवाड़ नहीं रुकेगा, वक्फ संपत्ति तक कुछ नहीं होने वाला। जी हम बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड द्वारा अनेकों जगह जो नई कमेटियां गठित होती हैं, इसमें सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काबिज हर समितियां हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के लेटर नहीं लगेंगे, कमेटी नहीं बनेगी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि मध्य प्रदेश में क्या हर वक्फ संपत्ति पर काबिज भाजपा के ही लोग होंगे, चाहे या किसी अन्य को भी वहां मौका मिलेगा? देखो, ये रिवाज तो कांग्रेस ने चालू किया है, तो ये रिवाज कांग्रेस की सरकारों में यही होता रहा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री रहा हो या किसी प्रकार की यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर रहे हों लीडरान, वो सब यही लेटरबाजी करते थे। उसका अनुसरण आज का वोट कर रहा है। गलती तो ये स्तर का है कि भाई उन्होंने करा है। भैया संगठन का स्तर ये है कि संगठन के लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक लोग हैं, वो भी तो मुस्लिम हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनकी अनुशंसा कराकर अगर संगठन किसी हिंदू की अनुशंसा तो नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यकों की अनुशंसा करता है, और अनुशंसा करता है इसलिए कि भाई वो अच्छे लोग आए निकल के। और उसमें ऐसा भी होता है कुछ खराब भी आ जाते हैं। पांचों उंगली एक बार बराबर तो नहीं है। अब इसका कारण ये तो नहीं है कि साहब ये वक्फ बोर्ड वहां से उसका संचालन भोपाल से चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। ये है कि जो रीति कांग्रेस ने चालू की, वो रीति रिवाज
वो चल रही है। वैसे ये है इसके अंदर कि जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी, अगर हम बात करें नई कमेटियों के सदस्यों की, तो क्या वक्फ बोर्ड नई कमेटी जो गठित करता है, क्या उनके चरित्र सत्यापन करता है या नहीं? देखिए, वक्फ बोर्ड सत्यापन की, चरित्र सत्यापन की यहाँ बात आती है तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसका चरित्र सत्यापन यहाँ बात आएगी, वो जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है वक्फ बोर्ड ने, ये वो उसका जवाब जो है वक्फ बोर्ड वाले बताएंगे। लेकिन जनरल जहाँ तक मैं जानता हूँ, चरित्र सत्यापन की जब बात आती है, देखिए देखना यह है कि वक्फ की संपत्ति को चलाने वाला व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं है। और चरित्र सत्यापन की बात तो लोकल के जो लोग हैं, मुकामी जो हजरात हैं, वो उनको देखना है कि इसका चाल चलन सही है, कैसे व्यक्ति को बनाना है। वो उसके लिए सब तरह के रास्ते खुले हैं, उनका उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन वक्फ को क्या एक बार फिर भी उसको उसके चरित्र सत्यापन को वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, वक्फ को चरित्र सत्यापन को वेरीफाई करते भी हैं वो, और करना भी चाहिए, और अच्छे लोगों को वक्फ में आना भी चाहिए। ये हर इंसान को कि ये अल्लाह की संपत्ति है, अच्छे लोग हों, जिनका व्यवहार अच्छा हो, ऐसे लोगों को आना चाहिए। अच्छी बात है। जैसे कि वक्फ की जो नवगठित कमेटियां हैं, जिन्होंने एक साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना लेखा जोखा पेश नहीं करते हैं, ऐसे में वक्फ बोर्ड क्या कदम उठाएगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये वक्फ बोर्ड के अंतर की बात है, ये वक्फ के कर्मचारी या अधिकारी या वक्फ के चेयरमैन बताएंगे इस संबंध में। लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है, वक्फ के स्तर की बात आती है तो वक्फ बोर्ड जो है धारा 67 में भी नोटिस निकालती है, और वक्फ बोर्ड अपने जितने भी प्रयास करती है वो सबको नोटिस निकाल के कार्रवाई भी करती है, और कई लोगों पे कार्रवाई भी उन्होंने की है। जी, क्योंकि अब आपकी पहचान कांग्रेस पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से की जाती है, इसलिए आपसे सवाल किए जा रहे हैं। और चूंकि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन सनवर पटेल जी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चर्चा तो होती ही होगी, इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। तो क्या गठित कमेटियां जो अपना लेखा जोखा हिसाब किताब नहीं दे रही, उनपे लगातार क्या कार्रवाई करेगी या उनको बख्शेगी? देखिए, कार्रवाई तो स्वाभाविक है, सिस्टम है वक्फ बोर्ड का, और उसको कार्रवाई तो उनको करना ही पड़ेगा, और वो करते ही हैं। कार्रवाई का मामला यहाँ तक है। अब कुछ चीज़ें मर्यादित भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को ये भी देखा जाता है कि चेयरमैन अपने विवेक से भी करता है कि यहाँ वक्फ की संपत्ति को कैसे सेव किया जाए। क्योंकि क्या होता है कि संगठन में भी कई प्रकार के लोग होते हैं। हर इंसान चाहता है कि मुझे अध्यक्ष बनना है, हर इंसान चाहता है मैं ही, मुझसे अच्छा सुपर हीरो कोई नहीं है। तो इसके कारण जो है वक्फ को नुकसान ना हो, तो वो कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को भी देखना पड़ता है। और यहाँ संगठन की बात बिल्कुल आपने सही कही, बीजेपी से हैं और हम भी बीजेपी से हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी इस तरह की कोई बात नहीं सिखाती है कि जिसका चरित्र सही नहीं है उसे बना दो, ये इस तरह का नहीं। यहाँ चेयरमैन साहब का ऐसा कोई मामला है। मामला सिर्फ ये है कि कुछ मर्यादाएं संघ उसको वक्फ को बचाने की रहती हैं, और उसको वो देखते हैं उनके क्या एंगल है। मेरी भी संबंध में उनसे चर्चा बिल्कुल आपने सही कहा, कई मरतबा हुई। उन्होंने मुझसे भी कहा कि मैं जो है वक्फ को नुकसान कभी मैं निकल के जाऊंगा वक्फ चेयरमैन से, तो मेरा जो है वक्फ से मेरा जो है नुकसान वक्फ से, वक्फ संपत्ति को अच्छा ही प्रयास रहेगा मेरा, जैसा मेरा हज कमेटी का रहा और मेरा रिकॉर्ड रहा और दूसरे लोग रहे उनकी तरह मेरा रिकॉर्ड नहीं रहेगा। ये उनके शब्द हैं। जी, हम आपसे एक लास्ट और पूछना चाहेंगे, क्या जब से मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल बने हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? देखिए, कार्यकाल की बात तो हर इंसान, हर वक्फ का जो सिपाही है, वक्फ का जो हितैषी है, वो अपने हिसाब से वो उसके स्तर से आकलन करता है। अब हमारा उनका जो कार्यकाल इस वक्त जो चल रहा है, वो कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जितना उनसे प्रयास हो रहा है, मैंने ये देखा है कि जितना प्रयास हो रहा है वक्फ संपत्तियों के हित में, उतना वो प्रयास कर रहे हैं और उससे ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। जबकि इस फील्ड में अभी उनको वो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे तककार हैं, चाहते तो वो उसमें चुनने के बजाय संगठन में डायरेक्ट काम करते, लेकिन उन्होंने चुना
कि मुझे अपने समाज का, अपने विकास की और भी मुस्लिमों के हित की बात जो मैं कर सकता हूँ इस सरकार में और अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी के मार्फत वक्फ बोर्ड के अंदर, वो करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो अभी इस हालात के हिसाब से फिट चेयरमैन है। दर्शकों, ये थे हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जानने माने नेता असलम शेर खान। वक्फ बोर्ड में बहुत अच्छी पहुंच, पकड़ और ज्ञान रखते हैं, इसलिए हमने इनसे ये सवाल जवाब किए हैं। दोस्तों, साथियों, हमारी न्यूज के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।